हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी होती क्या है, लगाई कैसे जा सकती है, इसके टाइप्स क्या क्या है और इसको हटाते कैसे हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की टोटल 22 पार्ट्स हैं। कितने? 22 पार्ट्स। ओके, तो इसमें जो 18th पार्ट है ना, उसमें है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। तो 18 पार्ट में आर्टिकल 352 टू 360 ये सारे इमरजेंसी से डील करते। लेट्स सी इन डिटेल। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपनी, ये पता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाता है? सेंटर के पास। ऐसा तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक सेंटर है और उसके अंडर सब स्टेट्स है। वो अंडर है लेकिन स्टिल वो अपने अपने कुछ कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाता है, जब इमरजेंसी लग जाती है, ये सब स्टेट्स का पावर, सारा का सारा पावर सेंटर के पास चला जाता है। मतलब एक ही पर्सन बन गया पावर वाला। पहले कैसा होता था फेडरल में, कैसा होता है स्टेट के पास भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर, लेकिन इमरजेंसी लग जाती है तो सारा पावर सेंटर के पास हो जाता है। तो वो हो जाएगा यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। तो इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में बना देती है विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है ना पूरा, अगर हम देख रहे हैं तो, लेकिन इसके लिए फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड के लिए, इमरजेंसी जब तक है तब तक ये होगा। तो इसके लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि देखो, अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो कभी भी यूनिटरी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स है वो भी अलग है और सेंटर अलग है। स्टिल वो ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेट्स का सारा पावर सेंटर के पास आ जाए। लेकिन इंडिया का सिस्टम फ्लेक्सिबल है, वो दोनों हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। Okay, so what are the types of emergency? There are 3 types of emergency. First, an emergency due to war, external aggression और armed rebellion. वॉर लगेगा तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है, एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ तो, या तो आर्म्ड रिबेलियन हुआ तो। ये कौन सी इमरजेंसी होती है? ये आर्टिकल 352 के अंडर आती है। आर्टिकल 352 इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो मतलब ये वाली इमरजेंसी लगाई जाएगी, नेशनल वाली। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो टर्म है ना आर्म्ड रिबेलियन, इसके जगह पे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐसा टर्म हुआ करता था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन इन द ईयर 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और ये जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन ये टर्म डाला गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये बहुत वेग टर्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इंटरनली कुछ भी हो रहा है तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके बेसिस पे 1975 में इंदिरा गांधी सरकार यानी कांग्रेस का जब रूल था, तब जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे ही लगाई थी। तो इसलिए वो वैसा फिर कुछ ना हो, इसके लिए ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आर्म्ड रिबेलियन जब होगा तभी लगा सकते, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया। ये कब किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। ठीक है, सेकेंड टाइप की इमरजेंसी कौन सी है? एक ऐसी इमरजेंसी जो कि होती है ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहाँ पे? स्टेट्स में, मतलब स्टेट्स में नहीं चल रही है गवर्नमेंट बराबर से। तो ये इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? 356 में। आर्टिकल 356 इसको कॉमनली या पॉपुलरली बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये है इसके पॉपुलर नेम्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए इमरजेंसी का टर्म नहीं यूज़ करता ये सिचुएशन के लिए। वो सिर्फ बोलेगा कि आर्टिकल 356 के अंडर ऐसा सिचुएशन है, हुआ तो 356 लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इमरजेंसी लगाइए ऐसा नहीं बोलेगा। ये हमने दिए टर्म्स है, प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। थर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब जब थ्रेट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया की बिगड़ सकती है या फिर उसका क्रेडिट खराब हो सकता है, तब लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो आती है अंडर आर्टिकल 360। आज हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? हमने देखा आर्टिकल 352 के अंडर। कौन डिक्लेयर कर सकता है? बाय द वे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। कब? व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। मतलब इंडिया पूरा का पूरा या तो उसका कोई पार्ट, उस पर वॉर का खतरा है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन का खतरा है, या तो कोई आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है।
या तो हुआ है तब भी लगा सकते हैं, अगर रियल में नहीं हुआ है लेकिन प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं होने की बहुत संभावना है, मतलब एक्चुअल होने से पहले भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है ये कह के कि ऐसा हो सकता था, तो ऐसा एकदम स्ट्रांगली सेटिस्फाइड है प्रेसिडेंट कि ऐसा हो सकता है, ऐसे कंडीशन में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एक और अमेंडमेंट एक्ट था 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये और 44 वाला अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों ने इमरजेंसी के प्रोविजंस में बहुत सारे चेंजेस किए। तो 38 वाले ने क्या किया? 38 वाले ने कहा कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ whether or not there is a proclamation already issued by him or her and such proclamation is in operation। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन दे दिया कि होने वाला है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई ऑन बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ दिस, आर्म रिबेलियन या तो एक्सटर्नल अग्रेशन, फिर भी दूसरा भी प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते कि वॉर के लिए या फिर दूसरे किसी रीज़न के लिए। मतलब ऑलरेडी एक प्रोक्लेमेशन लागू कर चुके हैं, उसके बाद और एक प्रोक्लेमेशन भी निकाल सकते हैं इमरजेंसी लगाने का, ये पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। ये बोला किसने? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, अभी ना एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे जब वॉर या तो एक्सटर्नल अग्रेशन इसके बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगाए तो, और इंटरनल बोलेंगे जब आर्म रिबेलियन हो, मतलब ये कंट्री के अंदर आर्म रिबेलियन हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं ना, इसलिए इंटरनल, और वॉर तो और एक्सटर्नल अग्रेशन ये तो बाहर के लोग कर रहे हैं इसलिए एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बोला कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि देखो पूरा इंडिया, पूरे अपने देश में इमरजेंसी लगा रहे हैं, ऐसा हो गया, ज़रूरी है क्या? अभी वॉर यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बस इतने पार्ट को मैं बोल दूंगी कि नेशनल इमरजेंसी लगा देते, मैं नहीं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी किसी एक स्पेसिफाइड पार्ट में भी लगा सकते हैं, मतलब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लग सकती है, उसके किसी एक पार्ट में भी लग सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या बोलता है कि उसने, ये तो हमने पढ़ लिया कि आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और आर्म्ड रिबेलियन ये वर्ड डाल दिया। ठीक है, और फिर बोला कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। मतलब प्रेसिडेंट क्या जब मर्जी उठ के बोल सकते हैं क्या भाई इमरजेंसी लगा दी? नहीं, ऐसा पहले हो सकता था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया ना तो प्रेसिडेंट बोल सकते थे कि नेशनल इमरजेंसी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट आया 44th वाला, इसके बाद अब क्या है, अब की सिचुएशन क्या है कि कैबिनेट बोलेगा, कैबिनेट ने पूरा रिटर्न में लिख के रिकमेंड किया है कि भाई इमरजेंसी लगाओ, तब जाके प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, तब जाके वो लगा सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट ये वर्ड ना डिफाइन तो नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 352 में ये है, मेंशन्ड है कैबिनेट आफ्टर दिस अमेंडमेंट। ठीक है, तो कैबिनेट का मतलब यहाँ पे क्या था, ये आर्टिकल के अंदर कैबिनेट का मतलब है काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ पीएम और उनके जो मिनिस्टर्स है कैबिनेट रैंक वाले, ये सब की काउंसिल मिलके लिख के देगी प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी लगाओ, तभी प्रेसिडेंट जाके इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी नेशनल इमरजेंसी जो है इस पे कोई कोर्ट केस मतलब रिव्यू कर सकता है क्या? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या इसका कि कोर्ट बोले कि क्यों लगाई, क्या लगाई, ऐसा? तो वो ना 38 वाले ने क्या किया था, 38 वाले ने बोला कि इम्यून है इससे, मतलब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा रहे हैं तो आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन 44th ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल उठा सकते हैं, मतलब ये वाला प्रोविजन डिलीट कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये डिलीट कर दिया। मतलब अभी के केस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये बोला 44th वाले ने। एक्चुअली ना 44th वाला एक करेक्शन जैसा था कि जो भी पहले लूप होल्स थे उनको सब क्लियर कर दे ताकि कोई भी उठ के इमरजेंसी ना लगा सके कभी भी। ठीक है, अभी ये तो कर दिया। फिर ना मिनर्वा मिल्स केस, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, 1980 में हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में हम इसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफिड और दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस इररिलेवेंट फैक्ट्स और इज एब्सर्ड और परवर्स। मतलब अगर डिक्लेरेशन इमरजेंसी का कुछ मतलब वैलिड रीज़न नहीं है फिर भी कर दिया, ऐसा टाइप का कुछ हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाके चैलेंज कर सकते हैं कि ये गलत हुआ था करके, ऐसा मिनर्वा मिल्स केस ने बोला था। ठीक है,
अभी इमरजेंसी अप्रूव करने के लिए क्या क्या लगता है, देखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इशू। मतलब अभी इमरजेंसी कैबिनेट ने दिया प्रेसिडेंट को लिख के, प्रेसिडेंट ने लगा दी इमरजेंसी, ठीक है, तो अभी क्या संसद किधर गया, पार्लियामेंट का भी तो अप्रूवल चाहिए ना। तो दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों ने 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये इमरजेंसी लागू नहीं हो पाएगी। तो इसको विद इन 1 month फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू, जिस डेट पे इशू है उससे 1 month में अप्रूव करना ज़रूरी है। 44th वाला था ना, ये इसने किया ये 1 month वाला, क्योंकि पहले 2 महीने का टाइम था, लेकिन इतना टाइम अगर मतलब नहीं है, अभी बोल रहे कि बस 1 महीने में, अगर वैलिड होगा तो सब अप्रूव कर देंगे ना। इसलिए 44th वाले ने बोला कि 1 महीने के टाइम के अंदर 44th अमेंडमेंट ने अभी ये नेसेसरी कर दिया कि 1 महीने के अंदर आपको अप्रूवल लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या, इफ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड, ऐसे टाइम पे इशू हुई है जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब लोकसभा अभी है नहीं एग्जिस्टेंस में। आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसे प्रेसिडेंट भी उसको डिसॉल्व कर सकता है, या तो उसका टर्म खत्म हो जाए। तो अगर ऐसे टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई है, या तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 month विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, या तो जब 1 महीना देते हैं ना अप्रूवल करने के लिए, जो 1 महीना दिया है उसके दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई बिना अप्रूव किए, तो क्या, तो ना वो प्रोक्लेमेशन रहेगा। अभी लोकसभा है ही नहीं ना, तो प्रोक्लेमेशन को थोड़ा और टाइम दे देते हैं। और टाइम दिया मतलब कितना टाइम दिया, द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो कब तक, मतलब अभी ख़त्म हो गई लोकसभा, तो शुरू होगी ना जब उसकी पहली सिटिंग होगी, उसके पहले जो सिटिंग है तब से 30 दिन तक वो प्रोक्लेमेशन रहेगा, सर्वाइव करेगा। ओनली एंड ओनली इफ राज्यसभा ने मीन टाइम में अप्रूव कर दिया, दोनों हाउस से अप्रूवल चाहिए ना। अभी लोकसभा नहीं हुई तो क्या हुआ, राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया होना चाहिए। अगर उसने कर दिया है, राज्यसभा ने अप्रूव, तो वो प्रोक्लेमेशन रहेगा और वो वैलिड रहेगा कब तक, लोकसभा की पहली सिटिंग से 30 दिन तक, ठीक है। मतलब अगर लोकसभा नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो वैसा करेंगे, उसके लिए रुकेंगे, बोलेंगे ठीक है आप टाइम ले लो, फर्स्ट सिटिंग हो गई आपकी, उससे 30 दिन तक आपके पास टाइम है, अप्रूव कर दो। दोनों ने अप्रूव हो गया तो इमरजेंसी लग गई, ठीक है। ऐसा मतलब इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन उसके बाद अप्रूवल इज नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों हाउसेस से अप्रूव हो जाती है ना इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months। मतलब इमरजेंसी अप्रूवल क्यों ज़रूरी है, देखो इमरजेंसी फिर कंटिन्यू कर पाती है कितने टाइम के लिए, 6 महीने के टाइम के लिए इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है ना। अगर और एक्सटेंड भी कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, लेकिन एक शर्त है कि आपको हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेते रहे तो निरंतर काल तक आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहले क्या था पता है, ये हर 6 महीने वाला अप्रूवल वाला क्लॉज नहीं था। 44th वाला मैंने बोला ना, ये सुधारने वाला था, तो 44th वाले ने बोला कि नहीं अप्रूवल, पीरियोडिक अप्रूवल ज़रूरी है। मतलब एक टाइम आ सकता है ना जब लगे कि नहीं हो, कुछ लोग डिफ़र कर जाए कि नहीं अभी इमरजेंसी बस हो गया करके, ऐसे वाले कंडीशंस के लिए एवरी 6 months अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा takes place during the period of 6 months without approving the further continuance of emergency, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है, अगर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का ये 6 महीने के दौरान और इसने अप्रूव ही नहीं कर दिया कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू करने के लिए भी 6 महीने के बाद अप्रूव करना पड़ता है ना, तो 6 महीने वाला नहीं किया अप्रूव, तो भी सेम चीज़, पहली सिटिंग तक रुकेंगे, पहली सिटिंग से 30 दिन तक रुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ तब जब राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया होगा। राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है तो लोकसभा के लिए भी रुकेंगे फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन तक, ठीक है। और ये सब पास कर रहे वगैरह वगैरह तो किससे करेंगे, मेजॉरिटी चाहिए, कौन सी चाहिए, स्पेशल वाली, मस्ट बी पास बाय आइदर हाउस, मतलब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और एंड
मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अब भी समझो कितने लोग, फॉर एग्जाम्पल है यहाँ, ये देखो सपोज करो कि टोटल 500 लोग हैं, 500 मेंबर्स हैं एक हाउस में, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, मतलब टोटल मेंबर्स 500 है, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब कितना हुआ, इसका हाफ कितना होगा 250, मेजोरिटी चाहिए मतलब +1, तो 251 लोग का हाँ बोलना पड़ेगा, ये मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, सेकेंड का क्या है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग ये इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज करो 350 लोग प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है, मेंबर है 500 लेकिन प्रेजेंट है 350, उसमें से वोट कर रहे हैं कितने, 300, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए, 300 लोग। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग ऐसे लोगों में से उनका 2/3, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर, इनका 2/3 कितना होगा, 2/3 बाय 300, तो ये कितना हो गया, 200 आ गया। ठीक है, तो मतलब 200 से ज़्यादा, मतलब 201 लोगों का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 का मेजॉरिटी हो, बराबर, और टोटल मेंबरशिप का भी मेजॉरिटी हो। अभी ये 201 251 से ज़्यादा है क्या, दोनों केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब बराबर, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, तो पास नहीं हो पाएगा। मतलब ज़्यादा लोग भी प्रेजेंट चाहिए, है ना, क्योंकि अपने को मेजॉरिटी, टोटल हाउस का मेजॉरिटी और ये मेजॉरिटी दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना है। लेकिन अगर सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो 201 ही बनते हैं, और 201 तो नहीं है ना, अपना कितना था टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी कितना है, 250, 251 होना चाहिए, ये तो कम बैठ रहा है, तो मतलब दोनों केस पास नहीं हुआ, दोनों कंडीशन पास नहीं हुए, तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा, ऐसा, इसलिए बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मेंबरशिप का भी मेजोरिटी चाहिए और जो लोग प्रेजेंट है वोट करें उनका भी 2/3 से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये होती है स्पेशल मेजोरिटी, डिफिकल्ट होती है मिलना। सिंपल तो ईजी सी हो जाती है। रिवोक करने के लिए क्या चाहिए, रिवोक बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब रिवोक करना है, मतलब इमरजेंसी हटानी है, तो प्रेसिडेंट कभी भी उठ के हटा सकते हैं, ऐसा कुछ लगेगा नहीं उनको कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, वो जब मर्जी कर सकते, हटा सकते। लेकिन प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा ने एक ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई अभी ख़त्म करो, अभी इसको कंटिन्यू मत करो, है ना, डिसअप्रूव कर दिया, तो प्रेसिडेंट मस्ट, मतलब इनको करना ही पड़ेगा, ये कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर लोकसभा ने ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया तो इनको प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, मतलब इमरजेंसी वापस लेनी ही पड़ेगी अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन ले लिया। ठीक है, ठीक है। अभी where 1/10 of the total number of members of Lok Sabha give us written notice to the Speaker or to the President if the House is not in session, a special sitting of the House should be held within 14 days of the क्या था for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of proclamation। जब टोटल जितने मेंबर्स हैं उनके 1/10 मेंबर्स ने मिलके गए, रिटर्न नोटिस दिया स्पीकर को, अगर स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट को, ठीक है, मतलब हाउस सेशन में नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट को, तो एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, बुलाई जानी चाहिए, ये ज़रूरी है कि 1/10 जो लोग हैं उन्होंने अगर मिलके साइन करके दिया है स्पीकर को या प्रेसिडेंट को कि तो एक स्पेशल मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी 14 दिन के अंदर अंदर, विदिन 14 डेज। किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसिडरिंग अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन। अगर कोई कंटिन्यू कर, मतलब बोला ना कि नेशनल इमरजेंसी अभी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया था लोकसभा ने, लेकिन कुछ मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिकंसिडर करो, ये डिसीजन रिकंसिडर करो, ऐसा बोलने के लिए कुछ मेंबर्स ने अगर साइन करके गए तो एक स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ेगी 14 दिन के अंदर अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये दोनों क्या बोलते हैं, ये दोनों प्रोविजंस डाले हैं। पहले ने तो लोकसभा का कुछ रोल नहीं था, प्रेसिडेंट अपने मन से करते थे, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे ना तभी प्रेसिडेंट निकाल सकते थे, इसलिए वो प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे कैबिनेट का डिज़ायर होगा तब प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, ऐसा था, मतलब लोकसभा का रोल नहीं था। अभी प्रेसिडेंट ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी प्रेसिडेंट अगर लोकसभा ने पास किया तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा ना,
ये पहले नहीं था ऐसा। तो ये वाला चीज़ किसने ऐड किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। अभी देखो डिसअप्रूवल और अप्रूवल। देखो अप्रूवल ना कभी भी इमरजेंसी लगानी है तो ये बड़ी चीज़ है, तो ये अप्रूव करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी और निकालने में मतलब इजीली हो जाएगा, क्योंकि हटाना इज़ बेटर ऐसा। तो इजीली हट जाता है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा अब चाहिए, तो दोनों हाउस से पास होना चाहिए इसलिए, और स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। लेकिन निकालने के लिए क्या होता है, मतलब अभी लगी हुई है इमरजेंसी, उसको हटाना है तो क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास करेगी तो भी चलेगा, मतलब बस पास बाय लोकसभा ओनली दैट इज़ नीडेड, और सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। लेकिन लगाने के लिए स्पेशल चाहिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट अपना इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। आगे की वीडियोज़ में हम लोग स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द डे।